केंद्र का हो या फिर राज्य का, जब भी कोई बजट आता है, बजट में चुनावी टच जरूर नजर आता है। कुछ यूं ही सूबे का बजट भी दिखने की उम्मीद है। 7 मार्च से एमपी विधानसभा का बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। 9 मार्च को बजट पेश होगा, लेकिन इस बार का बजट पिछले बजट से काफी इतर रहने वाला है। माना जा रहा है कि इस बार के बजट में सरकार का फोकस धार्मिक और बच्चों पर रहेगा। इस बार सरकार करीब 2000 करोड़ रुपए धार्मिक योजनाओं पर खर्च कर सकती है। बजट में 200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, 1000 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ वेलनेस, 700 करोड़ रुपए महाकाल मंदिर के कायाकल्प और 40 करोड़ रुपए राम वन गमन पथ के लिए रखे जाएंगे। गायों की सेवा के लिए अलग गौ संवर्धन पर 90 करोड़ की नई योजना लाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, इस बार सरकार बच्चों के लिए चाइल्ड बजट पेश करेगी। इसके अलावा क्या क्या सौगातें मिल सकती हैं, डालते हैं नजर। लाडली लक्ष्मी योजना की जमा राशि में से बेटियों को ब्याज की राशि मिलेगी। संभावना है कि सरकार पहले साल बेटियों के खाते में 5000 रुपए तक डालेगी। नर्मदा किनारे जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान रहेगा। ओबीसी, एससी, एसटी के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के लिए विशेष प्रावधान। सरकार उद्यम क्रांति योजना में 1 लाख रोजगार देगी। बेरोजगारों को ब्याज अनुदान बैंक गारंटी देकर लोन दिलाएगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा का बजट 15% बढ़ाकर 16,500 करोड़ किया जा सकता है। गाँव में पीएससी, सीएससी तक लैब टेस्टिंग सुविधा का प्रावधान किया जाएगा। दतिया में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और पुलिस कॉलेज के लिए 30 करोड़ मिलेंगे। भोपाल में पुलिस अस्पताल के लिए 50 करोड़ का बजट मिलेगा। जल जीवन मिशन में 5,962 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 6,500 करोड़ किया जाएगा। इस बार घर घर नल के लिए 500 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। जुबानी जंग के बीच शिवराज सरकार मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है। कुल मिलाकर मिशन 2023 की तैयारियों के लिहाज से बीजेपी बढ़त लेती दिख रही है, लेकिन सरकार की कवायद पर कांग्रेस का अपना तर्क है। देखिए, जब भी बजट आता है तो हर बजट खास होता है, और खास करके जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है और बजट आता है तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बहनें हो, हमारी महिला वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, तो सभी लोगों का समावेश किया जाता है। कुल मिलाकर गांव, गरीब किसान का कैसे विकास हो, कुल मिलाकर जो आपने प्रश्न किया है धर्म का भी, तो धर्म भी उसमें समाहित है। तो जो बेहतर हो सकता है वो बजट इस बार आएगा और हम सबके सामने आएगा। सिर्फ और सिर्फ दिखावे और सिर्फ अपने वोट पाने के लिए अगर कोई बजट को बनाने की कोशिश की जा रही है तो मुझे लगता है उससे न किसी को फायदा होने वाला, न भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा पहुंचने वाला। भारतीय जनता पार्टी को न जनता का आशीर्वाद मिलने वाला, न इनको जनता से कोई सरोकार है। सरोकार इनको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट से है, अपनी राजनीति से है, जो इनको कभी मिलने नहीं वाला है। ये सत्ता से बाहर होने वाले हैं, फड़फड़ाहट है, इस तरह के नाटक नौटंकी करने के लिए लगे हुए हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या इस बजट के जरिए बीजेपी की सूबे में हिंदुत्व एजेंडा सेट करने की कवायद है, या फिर बीजेपी की हिंदूवादी छवि पेश करने की कोशिश, ताकि इस पर आगामी दिनों में विपक्षी दलों के पास ना तो कोई काट हो और ना ही रणनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे बजट को लेकर कि आखिर इस बार के बजट के बाद क्या कुछ प्रदेश में बदलाव आने वाला है, और आम जनता की इस बजट से जो उम्मीदें हैं उस पर यह बजट खरा उतरेगा या सिर्फ सियासी बजट ही नजर आएगा। लेकिन पहले नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या बजट से और बदलेगी सूबे की तस्वीर? क्या बजट के बहाने मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में सरकार? क्या मिशन 23 का फाइनल टच के हिसाब से आएगा बजट? सरकार की कवायद पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों है?
क्योंकि कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। उसका मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार इस तरह से बजट लाने की तैयारी कर रही है ताकि वोट बैंक को साधा जा सके, और साथ ही साथ पहले जो बजट आया उसमें मौजूदा जो चीजें शामिल की गई थी उस पर भी ठीक से काम नहीं हुआ है, चाहे वो रोजगार की बात हो या किसानों की बात हो। जो बजट आया था वो ठीक से खर्च नहीं हुआ है, इस तरीके की बात भी कांग्रेस रख रही है। लेकिन बातों में कितना दम है और आने वाला बजट क्या दमदार होगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा देती हूँ। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, स्वागत है आपका। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, आप, स्वागत है। और आनंद जाट मेरे साथ स्टूडियो में है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आप युवा कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और पहला सवाल तिवारी जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बजट में जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि ये शामिल किया जा सकता है, महिलाओं पर फोकस हो सकता है और धर्म को लेकर भी बातचीत की जा रही है कि इस बार का बजट जो है वो थोड़ा धार्मिक बजट हो सकता है, बहुत सारी चीजें उसमें, गौशाला को शामिल किया जा सकता है, मंदिर की बात की जा रही है, राम वनगमन पथ की बात की जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप चुनावी बजट ला रहे हैं क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। तो क्या वाकई ऐसा है कि ये बजट चुनावी होगा या जनता का ख्याल रखने वाला होगा? कांग्रेस क्या कह रही है इससे बहुत बीजेपी को लेना देना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो हर स्थिति में इस समय सिर्फ छाती पीटने की स्थिति में है कि हम छाती पीटे और गालियां दें, और इस नाते वो बजट को कुछ भी कहे, पर बजट सरकार का होता है, बजट किसी पार्टी का नहीं होता है। ये सच है कि बजट में पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है या जो चुनावी वायदे होते हैं, ये सरकार की जो आवश्यकता होती है और जो पुराने काम होते हैं उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से, नए कामों को हाथ में लेने की दृष्टि से, विकास का और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए ही बजट होता है। बजट न सियासी होता है न चुनावी होता है। चुनाव के एक वर्ष पहले कोई बजट आएगा तो निश्चित रूप से मीडिया भी, हम भी, आप भी, सभी लोग इसको कह सकते हैं कि चुनावी बजट है। और यदि चुनावी बजट है, चलो यही मान लें कांग्रेस का फतवा, तो चुनावी बजट है तो भैया एक बात बताओ कि आप भी सरकारों में रहे हो, आपको लगता है अपनी पुरानी चालें याद आ रही हैं जो आप चुनाव के समय करते थे, सड़कों में गिट्टियों के ढेर लगवा देते थे। मैं देखता था, कार्यकर्ता था, और जब हम जाते थे तो गिट्टियों के ढेर 2 महीने पहले गिर जाए सड़कों में चारों तरफ और बाद में वो गिट्टियां उठ भी जाती थी। ऐसा बीजेपी नहीं करती। बीजेपी प्रदेश को आगे ले जाने के लिए ही बजट बनाती है, उसमें विकास की संभावनाएं, जन कल्याणकारी कार्यक्रम, और हमारा जो संकल्प है वो महिलाओं के प्रति है, हमारा संपर्क नौजवानों के प्रति है, किसानों के प्रति है, दलित उत्थान के लिए है और गरीबों के लिए। और इसलिए चाहे दिल्ली की सरकार का बजट आए चाहे प्रदेश की सरकार का बजट आए, हमारा सारा दृष्टिकोण विकासकारी योजनाएं, प्रदेश की आर्थिक उन्नति, प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम और जन कल्याणकारी कार्यक्रम रहता है। इसी के भीतर बजट होगा। चलिए, आपने अपनी बात रख दी है, आनंद जी से पूछ लेते हैं कि वो आनंदित क्यों नहीं है बजट की बात को लेकर। आनंद जी। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केवल मुंह चलाना जानती है, क्योंकि सरकार चलाने में बहुत अंतर होता है। मुंह चलाना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी 25,000 घोषणाएं आज तक शिवराज सिंह, और इससे ज्यादा भी कर दी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, और उसका परिणाम शून्य है। जिस प्रकार अभी तिवारी जी कह रहे थे कि गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए, तो मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूं। 2021 में नीति आयोग का एक इंडेक्स आया, उस इंडेक्स में मध्य प्रदेश में यह बताया गया कि लगभग 37% आबादी यानी कि 2.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में गरीब हैं। यह तब है जब शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 13-14 बार बजट पेश किया जा चुका है, वो सरकार के मुखिया रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 3 टेन्योर के बाद, ये लोकतंत्र की हत्या के बाद, ये आधा अधूरा जो है
जनादेश के अपहरण के बाद चौथी बार सत्ता में है और इस सत्ता के बावजूद मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे स्थान पर है, स्वास्थ्य में मध्य प्रदेश नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। कुपोषण में मध्य प्रदेश जो है वो दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित क्षेत्रों में सबसे शीर्ष स्थान पर है। आदिवासियों के ऊपर अत्याचारों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में आज बड़ा जोर से आवाज उठाई जा रही है धार्मिक बजट। दरअसल ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी थे, उन्होंने जो एजेंडा शुरू किया था, 1000 गौशालाएं जो मध्य प्रदेश में बनाकर तैयार कर दी थी, उन गौशालाओं में उन्होंने बनाकर तैयार कर देने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक भी गाय को उनमें प्रवेश नहीं दिला सकी। और आज जैसे उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में छुट्टा सांड की जो है समस्या है, मध्य प्रदेश में आवारा मवेशियों की बड़ी समस्या है। ठीक इसी प्रकार मैं बताता हूं, इनके लिए गाय राजनीतिक पशु है और इसी भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों की गौशालाओं में किस प्रकार से गौ माता की शव मिले हैं, लाशें मिली हैं, वो आपने और हमने सबने देखा। किसानों के एक कैबिनेट का गठन हुआ और मैं बता देना चाहता हूं कि 2017, 18, 2019, 20 के आधे किसानों को भावांतर जो प्याज का है वो भुगतान हो चुका है, लेकिन आधे किसान आज भी इससे वंचित हैं। तो ये कैसा विकास है, किसका विकास है मध्य प्रदेश में? अब ये जो है शब्दों की बाजीगरी, जादूगरी नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है और जवाब देगी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत लंबी फहरिस्त गिनाई आनंद जी ने। नहीं, आनंद जी विपक्ष के नेता है, नौजवान नेता है, उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए। पर मुझे तरस आता है, बातें अभी उन्होंने जो की, वो कहते हैं हम मुंह चलाना जानते हैं, सरकार चलाना नहीं जानते। बंधु, ये बड़ा पुराना जुमला है, जब आप स्टूडेंट रहे होंगे तब का जुमला है। हमारी सरकार बनती थी, 69 में सरकार बनी, फिर 77 में सरकार बनी, फिर 80 में सरकार बनी। 2-2, 2.5 साल में केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्हें किसी न किसी बहाने भंग कर देती थी। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार बाबरी ढांचा गिरने के बाद गिराई गई थी। सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर थे और इसलिए आपने एक जुमला कांग्रेस के मित्रों ने कहना शुरू किया, जो मीडिया में भी खूब चला, कि बीजेपी वाले सरकार चलाना नहीं जानते। पर हमने 15 साल सरकार चला के बताई। एक बार नहीं कि दिग्विजय सिंह के गुस्से भर में बनाई, पहली बार तो दिग्विजय सिंह के गुस्से के कारण भी, गुस्से जिसके कारण बनाई, पर दूसरी बार काम के आधार पर बनाई, तीसरी बार काम के आधार पर बनाई। 18 में 5-7 सीटें हम कम हो गए आपकी फर्जी घोषणाओं के कारण। किसान का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, मुंह आपने चलाया था, 1 रुपए किसी का माफ नहीं किया। आपने कह दिया। मैं इस बात पर आपको आपत्ति करना चाहूंगा। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, टीवी पर आप गलत बयानी कर रहे हैं, टीवी पर आप गलत बयानी कर रहे हैं। और इसी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री आपकी ही पार्टी के कमल पटेल जी ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि करीबन 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। विधानसभा की बातों को आप कैसे झुटला सकते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं, टीवी पर आकर झूठ बोल रहे हैं, पूर्व विधायक है उसके बावजूद। ये गलत बात है। एक आदमी का नाम बता दो जिसका 2 लाख में एक आदमी नहीं, पूरे विधानसभा के पटल पर जानकारी है कि 27 लाख किसानों का 11,000। और ये मैंने नहीं कहा, आपकी पार्टी के कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी ने कहा है। ये झूठ बोलने की राजनीति नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी झूठ बोलने की राजनीति। आप जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं आपको शोभा नहीं देता तिवारी जी। विधानसभा के अंदर पटल पर यह बात जो है कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी ने रखी है कि 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। और ये मैं पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप जब बोल रहे थे मैं बीच में नहीं, आप गलत बोलेंगे, नहीं बोलने दिया जाएगा, झूठ नहीं बोलने दूंगा। नहीं, अरे तुम कौन होते हो नहीं बोलने दिया जाने वाले? झूठ नहीं बोलने दूंगा। तुमने बुलाया मुझे, तुमने बुलाया। चलिए ठीक है, हमने आमंत्रित किया है। अब मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लेती हूँ तिवारी जी। चलेगा इंदिरा गांधी के जमाने। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, इसलिए हमने दोनों को मौका दिया था। आप भी अपनी बात रखें, आनंद जी भी अपनी बात रखें, लेकिन अब मैं निष्पक्ष टिप्पणी पर आ जाती हूँ। तिवारी जी मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं बोलने दिया जाएगा। मेरा विषय चल रहा था, झूठ बोले आपने, गलत बयानी उसके बाद आपने गलत बयानी, तुम गलत बयानी कर रहे हो। एक किसान का कर्ज जब आप 2 लाख रुपए हुआ हो। हाँ ठीक है, आपका पॉइंट भी सही है कि किसी भी किसान का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ। ठीक है, रंजन जी मेरे साथ हैं।
रंजन जी, दोनों पक्षों को आपने सुना, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है आम जनता के प्रति। दोनों ही सियासी दल जो हैं वो एक दूसरे को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि बजट को लेकर जितने बजट अभी आए, और पिछले दिनों अगर हम बात करें आदिवासियों की बहुत चर्चा हुई इसके थी। बाद भी लोकतंत्र की हत्या तिवारी जी, चुनावों में कैसा निपटे हो? जो 27 चुनाव हुए थे, इसके बाद वो जनता ने वोट दिया उन विधायकों को। नहीं ठीक है तिवारी जी, चुनाव हुए थे, कोई बात नहीं। अब आनंद जी ने अपनी बात रख ली है, मैं रंजन जी से सवाल ले लेती हूँ। काफी राजनीतिक गर्मी दिख रही है जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी बात, दोनों तिवारी जी और जाट साहब अपना पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए, कुछ ये समझना पड़ेगा कि जो बजट अभी का बजट है, 2 साल का कोविड पीरियड, कोविड के कारण इकोनॉमी न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ध्वस्त हुई है। जी मार्च के बाद धीरे धीरे इकोनॉमी खुलना शुरू हुआ। पहले तो समझना पड़ेगा, ये बहुत सामान्य बजट नहीं है। दूसरी बात, इकोनॉमी में बेरोजगारी बढ़ी है, दिक्कतें बढ़ी हैं, सबको हुई है, मतलब ये कोविड का कारण है। ऐसा सरकार को दोष दे दें तो अलग बात है, ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात है कि देखिए, आने वाले समय में हमारे पास 1 साल है जब चुनाव होने वाले हैं। 23 नवंबर में चुनाव है। बजट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट बजट है जी। अगला बजट जो भी रहेगा वो उस चुनाव के बहुत कम समय पे रहेगा। ये जो बजट है, इस चुनावी बजट मान सकते हैं जी। जैसे तिवारी बोल रहे थे, चुनावी बजट में मानता हूँ उनकी बात कि हर बजट अपने आप में संपूर्ण होता है। गरीबों का ट्राइबल है, 30% देखना पड़ेगा उनके बारे में। 16% SC हमको देखना पड़ेगा उनके बारे में। महिलाएं हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी सरकार चाइल्ड बजट की बात कर रही है, किसी बजट की पहले बात हो चुकी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा चूंकि 1 साल से कम, 1 साल के थोड़ा समय ज्यादा है, तो इस चुनाव का इस पे परिलक्षित होगा, एक तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो चाहे गरीबों की बात है, ट्राइबल की बात है, वो आने ही आते हैं। आपने जो धार्मिक बजट की बात की, अभी जो नैरेटिव सेट है पॉलिटिक्स का, हाँ। तो धार्मिक भी जो दिखा रहा है वो भी आने वाला है, वो भी दिखेगा वो। तो मुझे लगता है सब मिलाकर के, चाहे चुनाव को देखें या जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो सेट हुआ है पूरे देश में, उसके हिसाब से देखें और रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा मुझे लगता है, ऐसे कोई दो राय नहीं। चलिए, सभी चीजों का मिला जुला जो असर है वो बजट में दिखेगा। जी तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल भी है, क्योंकि बात यहाँ पर किसानों की भी हो रही है और 2022 है, इसमें किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। किसानों को लेकर ये भी कहना कि पहले बजट में जो कुछ आया वो पूरा खर्च नहीं हुआ, किसानों को फायदा नहीं पहुंचा। अभी आनंद जी ने भी सवाल खड़े किए हैं और इसी मुद्दे पर आप दोनों में काफी गर्मा गर्मी भी हुई है। तो क्या किसानों को लेकर कोई खास फोकस नजर आएगा, या जो धर्म की बात आ रही है वो चुनावी एजेंडे से कहीं ना कहीं प्रभावित दिख रही है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा पहले कहना यह है कि बजट अभी आया नहीं पटल पे। जी। बजट, आनंद जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बजट अभी आया नहीं हो। बजट ऐसी चीज है जो गोपनीयता बना करके चलते हैं। बजट जब आता है पटल पे आता है। बिल्कुल। और कांग्रेस के मित्र बजट की बात कर रहे हैं, बजट की आलोचना कर रहे हैं। मेरे यहाँ एक कहावत है, तालाब में मेड़ नहीं पड़ी और मगर उतराने लगे। चलिए, विपक्ष का आप काम कर रहे, अरे भाई बजट आएगा, उसमें विधानसभा के अंदर आपको पूरी तरीके से एक एक विभाग की बजट की मांगों पर आप कटौती प्रस्ताव आंख मूंद करके लगाओगे, सब में बहस होगी। बजट एक बार पढ़ लेते, बजट एक बार देख लेते। प्रदेश की जनता सुन रही है कि बजट आया नहीं, तालाब की मेड़ बनी नहीं और मगर उतरा रहे हैं, बजट खराब है, बजट धार्मिक है, हाँ। बजट ये है, बजट वो है। मेरा आग्रह है कि गंभीर राजनीति करें, और मैं बिल्कुल बहस नहीं कर रहा था अपने छोटे भाई से, पर बीच में बोलना मैं सोचता हूँ डिबेट में उचित नहीं रहता। और मैं बोलना, जब ये बोल रहे थे मैं एक शब्द भी बोला हूँ तो मुझे बताइए, पर जब मैं बोलने लगा तो फिर आपको साथ से सुनना चाहिए। चलिए, अब आप लोग बारी बारी से अपनी बात कीजिएगा, ठीक है? अब आनंद जी से पूछ लेते हैं। आनंद जी, मेरा कहना मेरे को पूरा जी बोलिए तिवारी जी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 50 वर्षों तक, आनंद जी बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार, क्योंकि फिर भैया मेरा कहने लगेगा मैं झूठ बोलता हूँ। मेरी इनकी आयु में थोड़ी अंतर है। मैं साफ बता दूं, एक विधायक बोले, एक कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने मैंने ये बात कही थी, 50 वर्षों तक गो भक्तों पर, साधु महात्माओं पर कांग्रेस की सरकार गोली चलवाती रही। 1962-63 में दिल्ली के अंदर गुलजारी लाल नंदा का इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया गया था
कि करपात्री जी के नेतृत्व में, बड़े संत थे करपात्री जी, परम पूजनीय करपात्री जी, उन्होंने गोवध आंदोलन पर तमाम देश के साधु महात्माओं को भक्तों को दिल्ली में इकट्ठा किया। पार्लियामेंट के सामने कार्यक्रम चल रहा था, गुलजारी लाल नंदा को गोली चलाने के लिए कहा गई, उन्होंने मना किया। उसके बाद फिर उनको कहा गया और फिर मैडम ने उसका इस्तीफा लिया और इस्तीफा लेने के बाद यही मुद्दा उन है। तमाम महात्माओं पर गोली चलाई, लाशों के ढेर थे। आज कह रहे हो तिवारी जी ठीक है, वो आप जो बात कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कमलनाथ ने सरकार में आते ही जिस तरीके से गौशालाओं की बात की, गायों की बात की, राम वन गमन पथ की बात की, और अब मंदिर मंदिर भी कांग्रेस के नेता जाते हैं। हालांकि बीजेपी कहती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल रही है कांग्रेस, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सब जो कांग्रेस कर रही है इससे बीजेपी को किसी तरीके का कोई खतरा हो सकता है, या बीजेपी के हाथ से अब ये मुद्दे छिन जाते हैं, क्योंकि अब वो भी वही बात कर रहे हैं जो भाजपा करती है? ये कंफ्यूज लोग हैं, इनके समझ में नहीं आ रही, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हमेशा। तो कभी ये हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, कभी मंदिर जाने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस ठीक है, जवाब लेना चाहूंगी आनंद जी। नहीं, एक आधा सेकंड मैं आती हूँ ना तिवारी जी, थोड़ा बातचीत बनी रहेगी, आती हूँ, आधा नहीं पूरा 1 मिनट मिलेगा। आनंद जी, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरा टीम टाम और ढोल नगाड़ों के साथ जो है मध्य प्रदेश में 12 तारीख को बीमा बांटा, और ये एक ही हल्का मेड़ पड़ोसी है, पति को और पत्नी को दोनों को एक ही गांव में अलग अलग तरीके से बीमे का भुगतान हुआ है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न दरअसल ये है कि मध्य प्रदेश में जब आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 की सरकार बनी थी, उस समय सबसे पहले उन्होंने गौशालाओं के निर्माण को स्वीकृति दी, राम वन गमन पथ की बात की। उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओंकारेश्वर और महाकाल का मंदिर उज्जैन वाला, उनके विस्तार की योजनाओं को सबसे पहले जो है अगर किसी ने उस पर विचार किया तो वो कमलनाथ जी थे। लेकिन बात ये नहीं है, और मैं तिवारी जी की बात पर इसलिए मैंने आपत्ति ली क्योंकि मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं माननीय कमल पटेल साहब, उन्होंने विधानसभा के अंदर यह स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का 11,000 करोड़ का कर्ज जो है आदरणीय कमलनाथ जी की जनहितैषी किसान हितैषी सरकार में माफ हुआ, और वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी जिसने मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलवाई थी। तो प्रश्न ये है कि कौन कितना जनहितैषी है, और अगर एक 15 साल की सरकार के बाद अगर मध्य प्रदेश शिक्षा में नीचे से 3रे नंबर पर हो, स्वास्थ्य में नीचे से 2रे नंबर पर हो, मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ लोग, अगर 37% आबादी गरीब हो, और मध्य प्रदेश में कुपोषण शीर्ष समस्या बना हुआ हो, तो इसके बावजूद मुझे लगता है हालांकि बजट आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस को, क्या लगता है कि ये बजट कैसा होगा? क्योंकि जैसा कि अभी रंजन जी ने भी कहा कि बहुत सारा अगर हम देखें कोरोना की वजह से असर पड़ा है, ऐसे में ये बजट भी बहुत आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन बात किसानों की भी हो सकती है इस बजट में, नौजवानों की भी हो सकती है, रोजगार की भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि बजट ठीक नहीं है तो कैसा रुख दिखेगा आपका? नहीं, बजट के अंदर जो होना चाहिए, जैसे तिवारी जी ने कहा कि गोपनीय दस्तावेज होता है, मैं बिल्कुल मानता हूं। आप उम्मीद क्या कर रहे हैं बजट से? उम्मीद करता हूं कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जनता का साथ लेने के बाद ठेकेदारों का विश्वास नहीं करेगी, ठेकेदारी प्रथा को कमजोर करके युवाओं को रोजगार के मौके उपलब्ध कराएगी, किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी, महिला सुरक्षा पर बात करेगी, आदिवासियों की सुरक्षा का उचित प्रबंध करेगी ताकि नेमावर जैसी कोई घटना दोबारा ना हो, दलितों के साथ न्याय करने का प्रयास करेगी। कांग्रेस कंफ्यूज है ये आपने कहा, लेकिन थोड़ी पॉजिटिव भी नजर आती है बजट को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं कि ईश्वर करे इन्हें सद्बुद्धि आए, ये पॉजिटिव सोचें। चलिए देर आए दुरुस्त आए वाली बात ही अगर माननी है तो इनको गौशाला प्रेम आ गया, इनको जो है हनुमान चालीसा प्रेम आ गया, इनको मंदिर जाने की स्थिति बनने लगी। अभी इन भैया ने मेरे कहा कि ओंकारेश्वर और महाकाल के लिए 300 करोड़ रुपए दिए। आप मुख्यमंत्री जी के बयान सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी और उनके सारे मंत्री पूरे 15 महीने सिर्फ एक बात मीडिया में कहते रहे, खजाना खाली है, खजाना खाली है, जेब में नहीं है चौवन्नी,
और जाएंगे ठेले में मुंगौड़ी खाने। चलिए, तो 300 आप करोड़ क्योंकि जो है, सरकार में बहुत उम्मीदें हैं, चाहे वो हम व्यापारी जगत की बात करें, उद्योग जगत की बात करें, नौजवानों की बात करें, टैक्स नहीं बढ़ेगा ऐसी उम्मीद भी लगा रही है जनता। तो क्या इस उम्मीद पर आपकी सरकार खरी उतरेगी? पूरी वचनबद्धता के साथ आपकी उम्मीदें हैं जनता के प्रति जी, और सरकार से आप अपेक्षाएं हैं। ठीक है। जनता की जो उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदों का, प्रदेश के विकास का, जन कल्याण का बजट आएगा। चलिए, ठीक है जिसमें रंजन किसान, जी, महिला, जनता की बेटियां, उम्मीदों का बजट शिक्षा- आएगा, ये लेकिन इस शिक्षा की बजट में बात थोड़ा कर रहे हैं। सियासी टच भी अरे नजर भाई आ रहा है साहब, आने वाले विधानसभा छह चुनावों के मेडिकल मद्देनजर। कॉलेज ठीक है थे। तिवारी जी, समय कम आज है। 12 रंजन जी, मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है सर। रंजन जी, ठीक। क्या लगता है आपको, देखिए, कर्मचारी और बाकी वर्गों को उम्मीद है? राजनीति जी, आप जो चर्चा करा रही हैं, जी। धन्यवाद आपको। और चर्चा इसीलिए हो रही है, जो जन आकांक्षा है क्या उसकी पूर्ति हो पाएगी। जी। जैसे तिवारी जी ने कहा कि सारे डिपार्टमेंट का बजट होता है, हाँ। इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। लेकिन जो सारे डिपार्टमेंट है, सारे सेक्शंस हैं, ट्राइबल्स है, आदिवासी एससी है, किसान है, मजदूर है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्या सबकी अपेक्षाएं पूरी हो पाएंगी? इसमें मेरा कहना है, जो मैंने शुरू में कहा था कि बजट कांस्टेंट इसलिए है कि जो हमारा बजट होता है, आप समझिए 50 to 60% जी जी, स्टेब्लिशमेंट में खर्चा हो जाता है। जो लोन बढ़ता जा रहा है उसमें काफी कुछ खर्चा हो जाता है। 30 से 35% पैसा बचता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है और वेलफेयर स्कीम में खर्चा करना पड़ता है। इसलिए बहुत ही टाइट बजट रहेगा। जी जी। मुझे लगता नहीं कि बहुत कुछ इसमें संभव है कि सारे जो वर्ग हैं, चलिए, उनकी संभव क्या है वो अपेक्षाएं नहीं कह सकते, लेकिन संभावनाएं बहुत देखी जा रही हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। आप देखना होगा कि बजट को लेकर जो सियासत अभी से गर्मा रही है, इसकी गर्मी क्या बजट आने के बाद भी बनी रहेगी? क्या ये वाकई सियासत से भरा हुआ बजट होगा या आम जनता की उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर पाएगा? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।